गाड़ी है तो है। अब उसमें हम क्या करेंगे आगे पीछे। तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, रिकॉर्डिंग देवी आ गई हैं। तो एक बार फिर से मैं निशित निकुंज आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, है ना। खैर मकदम उर्दू वर्ड है जिसका नाम है स्वागत करना। तो हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। सामने बुक दिख रही है आप लोग को, है ना। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है ना। एक हम लोग बहुत सुनते हैं कि यार बेरोजगार बेरोजगार, हम बेरोजगार बैठे हैं। किसी को कॉल करोगे, फ्रेंड को बोलोगे यार क्या कर रहे हो, है ना, तो बोलेगा यार कुछ नहीं यार, एकदम कितना बोरिंग है ना। एकदम रील्स की तरह बोलेंगे, एकदम बेरोजगार बैठे हैं, एकदम खाली बैठे हैं, एकदम खलियर बैठे हैं, वैसा उस टाइप से हम लोग बोलते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब उससे अपोजिट होता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। जो कह रहा है ना बेरोजगार, बेरोजगार का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जिसके पास रोजगार होता है उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। बड़े बड़े अक्षरों में देख रहे होंगे आज टॉपिक का नाम क्या है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारी चीज हम पढ़ेंगे। अगर इंट्रो में अगर देखा जाए तो कहने का मतलब क्या है कि वर्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स एज इंडिविजुअल एंड एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, है ना। कि कोई भी काम जो होता है ना, वो हम लोग के लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे वो सोसाइटी हो, इंडिविजुअल हो, किसी। जब तक वर्क नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए वर्क के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बता रहा है कि पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मींस लिव लाइवलीहुड, है ना। कहने का मतलब यह है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक पर्सन परफॉर्म करता है एक वर्क के फॉर्म में, जिससे कुछ जो अर्न करता है उससे वो अपना लाइवलीहुड चलाता है। कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट का एक है एकदम सीधा सा फंडा। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। तो हम लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट इज द नंबर और परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव जॉब्स। सीधा कह सकते हैं हु हैव जॉब्स। जॉब्स कैसा, अब कुछ भी काम कर देंगे हम लोग। अब जैसे कि मान लो हम जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ मान लो सुप्रिया जी बैठी हुई हैं। अब उनके घर में हम डेली डेली देखते हैं कि वो रात में 12 बजे सो जाती हैं, अपना सारा बंद करके व्हाट्सअप व्हाट्सअप। तो उनके घर में जाके डेली हम जाते हैं और वो 20 रुपए रखती है अपने बैग में ना, सुबह में ऑटो का भाड़ा रखती है स्कूल जाने के लिए कि ऑटो से जाएंगे हम स्कूल। तो वहां जाके उनके बैग से हम 20 रुपए निकाल के चले जाते हैं। तो ये काम हो गया मेरा। नहीं ना, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हम वो डेली काम कर, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्यों एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि देखो मैं कोई भी जॉब या कोई भी काम हम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। चोरी लीगल थोड़ी है ना, लीगल थोड़ी है ना। और एम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट इज द नंबर और परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव लीगल जॉब्स हम कह सकते हैं। या फिर व्हाट यू डू, व्हाट यू डू what you do as a paying job, पेइंग जॉब, है ना। ऐसा जॉब जिसके लिए पे किया जाता है तुम्हें। अब जैसे कि मान लो हम बोलेंगे जैसे मान लो कोई लोग बनारस में, मान लो अचिंत्य ही रहता है बनारस में यहाँ पे, ठीक है। और मैं भी अभी बनारस में हूँ, ठीक है। मैं कहूंगा कि अचिंत्य सुनो ना यार, मेरा जो है मतलब तुम कॉलेज जाते ही हो, तुम मुझे भी लेते आना अपने साथ कॉलेज। तुम्हारा बाइक का पीछे का जो जगह तो खाली रहता है, मुझे भी बिठा लो यार, ले चलो, क्या है, क्या दिक्कत है। तो बोलेगा हाँ भैया ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी तो वही सेम कॉलेज जा रहा हूँ, मेरा भी एडमिशन हो गया BHU में, मेन कैंपस में। मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, आप थर्ड ईयर में हो। तो आप चलो मैं आपको छोड़ दूंगा वहां पे। तो वो भी एक तरीके से वो एक जॉब ही, मतलब वो मतलब कुछ कर रहा है ना, हमको ले जाने का लाने का काम कर रहा है। लेकिन क्या हम उसके लिए उसे पैसा दे रहे हैं, है ना। वो लीगल जॉब है, इलीगल काम नहीं कर रहा है। किसी को पीछे बिठाना इलीगल काम थोड़ी है, लेकिन उसके लिए उसे पेमेंट मिल रही है, नहीं मिल रही है ना। तो एम्प्लॉयमेंट का कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एम्प्लॉयमेंट इज द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव जॉब्स, लीगल जॉब और एज अ पेइंग जॉब, जिससे लाइवलीहुड चलता है ना। फिर से हम इधर यहाँ पे जिस पे जीविका चलती हो। एक ऐसा काम करना है जो कि लीगल हो, ठीक है। पहला चीज लीगल हो, दूसरा चीज उसमें क्या होना चाहिए कि वो एक पेइंग जॉब हो, और तीसरा चीज क्या होता है उससे हमारा लाइवलीहुड चलता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे हमें मिलता रहे पेमेंट,
है ना, जिससे हमारा लाइवलीहुड यानी जो भी अपना परिवार का खर्चा, हम अपना खर्चा, अपना पेट जो भी हम उसे पाल सके या फिर हम चल सके, है ना। तो इसमें बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स हैं, जिसको कि आप यहाँ पर आप देख के आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आप देख के जो आप समझ सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स होगा तो उतना डीप में जाना मेरे साथ तो सही नहीं, क्योंकि वो सब सेल्फ स्टडी का पार्ट है। तो आप वहां से कुछ भी देख सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक में से कुछ भी ऐसा पूछना होगा तो आप मुझे पर्सनली डीएम करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बुक का एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो एम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होगा टर्म टू तक, है ना। एक एक चीज का अगर मैं मतलब समझाते रहूंगा तो छोटे से क्लास में, और ज्यादा बड़ा क्लास करना भी नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या, मीनिंग ऑफ वर्कर। एक वर्कर का जो है, एक वर्कर का जो है मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वर्कर, अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग, है ना। इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग, कहने का सेंस ये है वर्कर वो है जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है टू अर्न अ लिविंग। जैसे कि मैं जो स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे इस पढ़ाने के लिए मुझे पेमेंट मिलता तो मैं जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है मैं इन्वॉल्व हूँ और मैं उससे अपना खर्चा चला रहा हूँ। तो मैं एक वर्कर हूँ, ठीक है, मैं भी एक वर्कर हुआ, क्योंकि मैं जो हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हूँ। दो पॉइंट पे देखो, पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करो। पॉइंट बाय पॉइंट समझोगे तो फिर माइंड में भी थोड़ा रहेगा। पहला क्या आएगा, पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फिर उसका क्या होता है, उससे हम अपना अर्न करते हैं लिविंग, है ना, अपना लिविंग अर्न करते हैं। तो भी ठीक है, वही ये। और भी यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अ वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रोसेस ऑफ जीडीपी बाय रेंडरिंग इट्स हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यानी जितना भी वर्कर, जो लोग कोई भी देश में इतने सारे लोग हैं, हम हैं, तुम है, हम भी काम करते हैं, तुम लोग भी काम करते हो, तो ये लोग जितना भी मान लो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग इंडल्ज रहते हैं और उससे अपना लिविंग अर्न करते हैं, तो वो देश की जीडीपी में काउंट होता है। यानी वो होता है, उसमें ऐड होता है। जीडीपी का मतलब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे तरीके से। जीडीपी रेफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। यानी एक कंट्री में, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो है कहा जा सकता है कि जो है कितना मतलब मार्केट वैल्यू और मनी वैल्यू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, कहा जा सकता है कि एक साल में कंट्री के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसका जो मार्केट वैल्यू या फिर जो उसका मनी वैल्यू है, वो जीडीपी में काउंट होता है। और फिर उसके बाद अगर जीएनपी में, इन शॉर्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन शॉर्ट में क्या होता है ना कि जो हमारी नेट अर्निंग्स होती है, ठीक है, जीडीपी तो जीडीपी जो हुआ उसमें से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ हम इंपोर्ट करते हैं और कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। इंपोर्ट करेंगे तो आएगा हमारे देश के अंदर, हमें पेमेंट देना होगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो देश के बाहर जो गुड्स होगा, सर्विसेज होगा, वो जाएगा और पेमेंट आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है, एक शॉर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव कब होगा, जब रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट, यानी जो मेरे पास पैसा मिलेगा जो हमको, वो हमारे पेमेंट ऑफ इंपोर्ट से ज्यादा होगा, तो हमारा नेट अर्निंग जो है, नेट अर्निंग जो है वो हमारा पॉजिटिव दिखाएगा, यानी हम प्लस में रहेंगे, है ना। मान लो हम 10 रुपया बेचे और 8 रुपए का सामान मंगाए, यानी मान लो हम 10 रुपया बेचे और 8 रुपए का सामान मंगाए, तो कितना का हमारा पॉजिटिव दिखाएगा, दो दिखाएगा पॉजिटिव, है ना। कि 10 रुपए का सामान हम एक्सपोर्ट किए और 8 रुपए का सामान हम इंपोर्ट किए, है ना, मंगाए, तो दो मेरा पॉजिटिव में रहेगा, है ना। तो ये जो है इस तरीके का जीडीपी में ये ऐड होता है। जब जीरो कब होगा, जब इक्वल 10 का मंगाए और 10 का रखे। और अगर मान लो हम 10 का जो है, हम 10 का मंगा लिए, 10 का मंगाए, मतलब 10 का मतलब बाहर भेजे, और हम 12 रुपए का मंगा लिए, तो 2 रुपया हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, तो जीडीपी से लेस हो जाएगा। तो फिर जो जीडीपी से लेस, मान लो जीडीपी हमारा जो है, जीडीपी मान लो हमारा 80 रुपए है, मान लो, और 2 रुपए जो है हमारा, 2 रुपए यहाँ पर देखो इस कॉन्टेक्स्ट में, 2 रुपए जो हम मंगाए हैं देश के अंदर, वो जो है ज्यादा हो गया है, तो हम 2 रुपए इसमें से लेस करेंगे तो आज 78 बचेगा, तो ये हमारा जीएनपी आएगा, है ना, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इसका कुल कहने का मतलब यही है। और फिर हमारा अगला पॉइंट है कि हु आर इंक्लूडेड इन वर्कर्स। आखिरकार वर्कर में जो है कौन मतलब इंक्लूड होते हैं ना। तो देखो क्या होता है ना कि अब जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले काम करने से पहले, अब हम यहाँ पे काम करने से पहले जब एक बार भैया का कॉल आया था और पूछे थे क्या कि, ऐसा बोले नहीं थे लेकिन मैं बता रहा हूँ एज एग्जाम्पल, भैया क्या बोले कि निश्चित देखो तुमको यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मान लो तुम्हें पढ़ाना है, इसके लिए जो है तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तुम एक क्लास लोगे, तुम्हें 200 रुपए मिल जाएंगे। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब मेरा सेंस ये है कि इट इज जनरली बिलीव दैट पीपल हु आर पेड बाय एम्प्लॉयर्स आर वर्कर्स, है ना। यानी अगर मान लो हम ऐसे ही काम कर रहे होते तो हम वर्कर में नहीं होते, हैवी हैवी काम कर रहे हैं। लेकिन हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व कब हुए हैं,
क्योंकि भैया बोले कि 200 रुपए में तुम अगर क्लास लोगे आके यहाँ पे तो तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे, तभी मैं काम करने के लिए आया यहाँ पे, है ना। तब मैं कहलाऊंगा वर्कर और भैया क्या होंगे, एम्प्लॉयर। मैं उनका क्या होऊंगा, एम्प्लॉई। एम्प्लॉय का वर्ड तुम जानते हो ना, जो काम करता है वो एम्प्लॉय होता है, और जो एम्प्लॉय को काम पे रखता है उसे एम्प्लॉयर कहते हैं, है ना। तो जो पेड बाय एम्प्लॉयर आर वर्कर्स, यहाँ पे कहने का सेंस इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वर्कर वही है कि जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा पेड किया जाता है। तो पेड किया जाएगा तभी ना वो अपना वो लिविंग मतलब अर्न करेगा, है ना, अपने लिवलीहुड को कब चलाएगा, क्योंकि जब वो अर्न होगा, मतलब जब उसको पेमेंट मिलेगा तभी वो अर्न होगा, है ना। इस तरीके से अब वर्कर में कौन कौन से आते हैं, बहुत सारे आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी आते हैं, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब पर्सन भी आते हैं बहुत सारी चीजों में। तो इन और मतलब जो आप क्या पे कह सकते हैं, बहुत सारा पॉइंट्स यहाँ पे, इट इज ऑन टू इंक्लूड दोज पीपल हु रिमेन्स टेम्पररी एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस, मतलब जो लोग तबियत जिनका खराब रहता है वो बाहर रहते हैं उन्हें भी वर्कर इंक्लूड किया जाता है। और फिर जो है, और जो मेन वर्कर को हेल्प करते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो है यहाँ पे वर्कर का यहाँ पे मतलब है। अब वर्कर की जहां तक बात कही जाती है तो एक डेटा, देखिए आप लोग आंसर लिखेंगे ना एग्जाम में, तो क्या होगा कि डेटा वहां पे डालना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंसान डिबेट करता है, तुम लोग टीवी पर डिबेट सुने हो नहीं, मैं पता वो तो क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन कोई भी अगर किसी से बहस करोगे, ठीक है, मान लो बहस हो रही किसी बात से, बोलोगे ना कि देखो यार मेरे स्कूल की मैम जो है वो मतलब पढ़ाती नहीं है, नहीं पढ़ाती है, इसलिए रिजल्ट बहुत खराब हो रहा है। तो वो बोलेगा है कैसे बोल दोगे, तो फिर आके तुम उसको बड़ा सा चार्ट दिखा दिए, तुम्हें पता है इसके पहले वाले ईयर में 10 लोग फेल किए थे बोर्ड में मेरे स्कूल से, उसके बाद वाले में 15 लोग फेल कर गए भाई, अरे यार उसके बाद तो वो भाई देखो इस बार 20 लोग फेल कर गए। तो बोलेगा यार ये तो डेटा दिखा दिया यार, है ना, एकदम। इसका मतलब डेटा बोल रहा है, यानी वो एकदम समझदार आदमी है, एकदम फैक्ट पे बात कर रहा है वो। तो डेटा पे लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, है ना। तो इस बार का, और इस बार का डेटा इस पर पुराना है सब बुक्स में 2011-12 का, लेकिन फिर भी आप यूज कर सकते हैं ना। अगर आपके पास 20-21 का डेटा अगर मतलब आता है, अगर क्योंकि इस बार शायद ये सब एनएसएसओ से मिलता है, यानी जनगणना जब होती है तो 10 सालों में तो वहां से मतलब लिया जाता है डेटा, जो भी डिफरेंट फैक्ट्स पे जो भी जनगणना होती है तो वो भी, लेकिन इस बार तो शायद नहीं हुआ है, एक्सटेंड किया गया है, इसी कारण से डेटा अभी अवेलेबल नहीं हो पाया 21-22 का। लेकिन इसलिए अभी तक बुक में कोई अपडेशन नहीं आया, अगर आप लोग के बुक में अपडेटेड है तो ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब, अगर आप ये वर्ड लिखते हैं ना कि 473 मिलियन वर्कर्स, है ना, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वर्कर्स अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वर्कर्स में 473 2011-12 में जो है, इसका कहने का मतलब है कि 473 मिलियन वर्कर्स थे, जिसमें से थ्री फोर्थ 3/4 3/4 जो थे वो रूरल वर्कर से, यानी जो गांवों में काम करते थे, है ना। मतलब 3/4 जो वर्कर हैं वो गांवों में काम करते थे, और उसमें से भी आप देखिएगा, उसमें से भी अगर आप देखते हैं यहाँ पे, उसमें से अगर आप देखते हैं तो 70% ऑफ टोटल वर्कर जो है वो मेल वर्कर्स है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा ध्यान से, नहीं है तो छोटा छोटा नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ तो लिख लीजिए ऐसे, मतलब क्रॉस करके कॉपी में पेन से बैठ के कुछ भी नोट कर लीजिए, ये सब चीज लिखिएगा ना एग्जाम में तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। एक बार लिख कर उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, एक लिखने का आर्ट ऑफ राइटिंग होता है ना, तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। 70% ऑफ टोटल वर्कर जो है वो मेल है, और बाकी 30% जो भी रेस्ट है वो फीमेल है, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो है यहाँ पर आप ये सब पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, कि जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा है कि जब रूरल वुमेन जो है, यानी जो गांव में जो महिलाएं हैं वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में वो ज्यादा कम मतलब वो पार्टिसिपेट करती हैं। क्या कहने का सीधा का सेंस मतलब यही है कि जो गांवों में महिलाएं हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट करती है कंपेयर टू मेन, गांवों की बात जहाँ पे कर रहे हैं ना वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/3, 1/3 जो है, 1/3, 1/3 और 1/5 का केस बताया जा रहा है। 1/3 और 1/5 का केस क्या पे ये है कि गांव में अगर 3 महिलाएं हैं तो उसमें से एक महिलाएं जो है वो, एक महिला जो है वो वर्कर है ना, एक महिला वर्कर है। वही अर्बन में देखा जाए तो वो प्रोपोर्शन 1/5 आता है, यानी 5 में से बस एक वर्कर है, यानी 4 लोग जो है वो वर्कर नहीं है, ठीक है। अब आप लोग जो है यहाँ पर देखिएगा तो, और लेकिन वो वर्कर कैसे नहीं है, जैसे गाँवों में बहुत सारा ऐसा काम होता है, मान लीजिए कि कुकिंग होता है, फेचिंग वाटर, पानी लाना, कुकिंग लाना, है ना, फ्यूल वो लकड़ी जमा करना, जलावन के लिए जलाने की लकड़ी जमा करना, ये सब चीज, और फार्म लेबर गाँवों में खेतों में बहुत सारा काम होता है ना। लेकिन ये लोग जो है कैश वैश में नहीं, मतलब इन लोग को पेमेंट मिलता है, अनाज मिल जाता है या कुछ भी मिल जाता है, तो इसीलिए इन लोग को वर्कर में कैटेगराइज नहीं किया था। यानी ये लोग एफर्ट लगा रही हैं लेकिन इनको जो है भाई पेमेंट नहीं मिलता, ये लिविंग नहीं अर्न कर पाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में डायरेक्टली इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, इसी कारण से ये वर्कर्स में काउंट नहीं होती हैं।
है ना। तो ये जो है टॉपिक हमेशा से एक आर्ग्यूमेंट मेरा, ये हमेशा बहस का रहा है कि आखिर क्यों जो है, आखिर क्यों उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कुछ केस स्टडी या कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आता है कि वो इतना घंटा काम करती है, इतना काम करती है, फिर भी उसको नहीं मिलता है, तो उसमें आप रीजन दे सकते हैं। ऐसे ऐसे ही से रीजन असर्शन का क्वेश्चन बन सकता है कि गाँवों में एक मम्मी है किसी की, उसका नाम दे देगा, वो काम करती है लेकिन उसे जो है वर्कर इंक्लूड नहीं किया जाता, ऐसा क्यों। तो आप कैसे, या उसका खाना बनाती है, या मतलब वो अपने परिवार के लिए ये करती है, अपने खेत में काम करती है लेकिन उसे भी कंसीडर वर्कर नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों। तो आप कह सकते हैं उस पर ये सब रीजन आप दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो है कैश में पेड नहीं किया जाता है, और उसके साथ साथ उन्हें बस अनाज दिया जाता है फॉर्म में, बस खाने के लिए, है ना। तो इसीलिए जो ये सब कंसीडर नहीं किया जाता। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया है, क्लियर है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, समझ में आ रहा है किसी को। हाँ भैया। चलो ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है लेबर फोर्स, है ना। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स के बारे में हम जब बात करने जा रहे हैं तो यहाँ पर समझ में आता है कि ऑल पर्सन हु आर वर्किंग हैव जॉब, जो नहीं काम कर रहे हैं और जो मतलब देख रहे हैं, उन्हें भी लेबर फोर्स में काउंट किया जाता है ना, लेबर फोर्स में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसके पहले लेबर फोर्स बताने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लेबर फोर्स बताने से पहले एक चीज और क्या काउंट हो जाएगा आपके लिए, कि एक तो मैंने शुरू में पढ़ाया आपको एम्प्लॉयमेंट पढ़ाया। एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या था कि जिनके पास लीगल जॉब हो, पेइंग जॉब हो और उससे अपना लिवलीहुड चला रहा हो, है ना, ठीक है। लेकिन एक और जब पॉइंट आता है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट पर हैं तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का, इतना लोग जो हल्ला करते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, तो आखिर ये बेरोजगारी क्यों है, ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, क्योंकि लेबर फोर्स जो है इसी पर डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट आखिर है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट आखिर है क्या, बेरोजगारी आखिर है क्या। तो इसका कहने का मतलब है कि कुछ पॉइंट लिखवाता हूँ ना, पॉइंट लिखवाता हूँ, पॉइंट में लिखवा देता हूँ। पॉइंट जो है लिखवाता हूँ कि व्हेन पीपल, इसका पॉइंट है कुछ कुछ, व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, ये इसका एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एबल टू वर्क। तीसरा पॉइंट क्या होगा, एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है। अब ध्यान सुनो, एम्प्लॉयमेंट तक सुनते हो ना, ध्यान सुनना कि आखिर है क्या बेरोजगारी। कोई भी इंसान बेरोजगार कब कहलाता है, एग्जिस्टिंग वेज रेट, सॉरी यहाँ पे वेज होगा, वेज रेट। देखो यहाँ पर इसका कहने का सीधा सीधा सेंस यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब कोई बंदा, जब कोई इंसान काम करना चाहता हो, व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, अगर वो काम करना चाहता हो और काम करने के लायक भी हो, है ना, काम करना चाहता हो, काम करने के लायक भी हो, और जो वेज उसको मिल रहा है, जो उसको पैसा मिलने वाला है, वेज जो मिलने वाला है, उसमें काम करने को तैयार हो, लेकिन अगर फिर भी उसके हाथ में जॉब नथिंग है उसके हाथ में, तब वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है। सब कंडीशन फुलफिल करता है, यानी वो चाहता हो काम करने के लिए, उसके पास हाथ पैर सही सलामत सब चीज है, बढ़िया एकदम फिट, आंख 6x6 एकदम सब है, एकदम एबल टू वर्क है, और वो मतलब तैयार है कि यार तुम हमको 15,000 ही दो, हम तुम्हारा दिन भर काम कर देंगे, लेकिन तब भी वो एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसके बहुत सारे रीजन कुछ उस तरीके से सकते हैं कि इकोनॉमी जो है ये जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है, या बहुत सा रीजन हो सकता है कि इसका डिमांड ऑफ लेबर जो है वो कम है ना, मतलब डिमांड कम है। तो बहुत सारा रीजन ऐसा हो सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का पॉइंट सबको समझ में आया कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, सबको समझ में आया अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट दे आर मतलब दे आर लेट नॉट गेटिंग वर्क, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया सबको। यस भैया। हाँ भैया। हाँ, चलो अब यहाँ पे मैं बताया क्योंकि ये लेबर फोर्स से कनेक्टेड था, है ना। अब सुनिए यहाँ पे लेबर फोर्स क्या है, ऑल पर्सन हु आर वर्किंग, और जो भी मतलब है नॉट वर्किंग, यही कहने का मतलब था यहाँ पे कि जो एम्प्लॉयड है और जो अनएम्प्लॉयड है, उन दोनों को जब जोड़ते हैं ना, तो वो जो है लेबर फोर्स कहलाता है। कहने का मतलब इसका सीधा देखिए, सीधा देखिए यहाँ पे लिखा लेबर फोर्स पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग एंड और अवेलेबल फॉर वर्क। यानी मान लो कि 6 लोग एम्प्लॉयड है, किसी देश की जनसंख्या 10 है, 6 लोग एम्प्लॉयड है और 4 लोग अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड करने का मतलब समझना वही जो अनएम्प्लॉयमेंट का सारा जो भी पॉइंट्स है उसको फुलफिल करते हो।
तो इन दोनों को जोड़कर जो 10 आएगा ना, तो ये 10 जो है वो लेबर फोर्स कहलाएगा। ये जो है एम्प्लॉयड है, ये अनएम्प्लॉयड है ना। ये जो है लेबर फोर्स LF कहलाएगा, लेबर फोर्स है ना, ये लेबर फोर्स कहलाएगा। ठीक है, चलो, ये लेबर फोर्स कहलाएगा, जो भी अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड इन दोनों को मिलाकर जो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू कैलकुलेट लेबर फोर्स। तो लेकिन लेबर फोर्स में जो है टोटल पॉपुलेशन जो होती है उसमें से लेबर फोर्स किसको किसको हटाया जाता है ना। मतलब लेबर फोर्स में कौन कौन काउंट होते हैं। सबसे पहले जो लोग बूढ़े हो चुके हैं और जो लोग मतलब मतलब हैंडीकैप पर्सन है। देखो लेबर का ना एक सबसे बड़ा बता देते हैं आपको। लेबर फोर्स में लेबर फोर्स में सबसे बड़ा बता देना चाहते हैं आपको कि 16 से 64 ये एज है, इसके बीच में लेबर हो। 16 से 64, 64 16 से नीचे वो बच्चे होते हैं, और 64 से ऊपर जनरली ऐसा माना जाता है कि जो है बूढ़े हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे कहना है कि ओल्ड एंड और हैंडीकैप्ड पर्सन को जो है यहाँ पर नहीं लिया जाता है। और पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क। अगर मान लो कि 16 से 64 के बीच में लेकिन आलसी है, आलसी एकदम महाराज, एकदम आलसी है ना, एकदम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, है ना, तो हम जो है लेबर फोर्स में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, और फिर पीपल आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क। जैसे मान लो कोई अवेलेबल ही नहीं है मतलब वर्क के लिए, मतलब कुछ भी उसके साथ ऐसा कंडीशन है, चाहे वो बीमार है या क्या है, कि अब एकदम काम नहीं कर सकता, उसका हाथ पैर टूट गया है, मतलब कुछ भी उस टाइप का है कि अगर वो अवेलेबल ही नहीं है वर्क के लिए, तो उसको लेबर फोर्स में काउंट नहीं किया जाता है। देखो यहाँ पर तो कहा गया है कि 15 ईयर से लेकर, देखो हम बोल रहे थे ना, इट मस्ट बी नोटेड चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर और 60 ईयर्स। लेकिन अब जो है थोड़ा सा उसे बढ़ाकर 16 से 64 किया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस चीज को अगर आप मेंशन करते एग्जाम में, तो आपका जो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, बोलेगा एकदम पढ़ने वाला बच्चा है यार, देखो तो कहाँ से पढ़ के आया कि एकदम फटाफट लिखा है, एकदम डेटा पे एकदम मेरा पसीना गिरा दिया है। तो हमको भी नहीं पता था, हमको पता था कि 15 से 60 होता है, 16 से 64 कर दिया, है ना। चलिए, तो लेबर फोर्स से आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और लेबर फोर्स में सबसे बड़ी बात एक और बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या और एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, लेबर फोर्स में सबसे बड़े एक और चीज क्या किया जाता है ना, हाउस वाइफ्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है ना हैंडीकैप, इसमें हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। अब बताओ तो, मम्मी इतना काम करती है, सब बताए थे ना कि औरतें जो है बताए थे गांव में इतना काम करती है, लकड़ी लाती है, पानी भरती है, लेकिन उन्हें नहीं किया जाता वर्कर में कंसीडर, लेबर फोर्स में कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो फिर जो है हाउस वाइफ का, उसी तरह हाउस वाइफ का भी जो काम होता है, इन सबको लेबर फोर्स में काउंट नहीं किया जाता है। लेबर फोर्स में हाउस वाइफ को काउंट नहीं किया जाता है ना। और फिर अंडर गोइंग स्टडी, जैसे आप लोग, हम लोग जैसे स्टूडेंट जो कि स्टडी कर रहे हैं, अंडर गोइंग स्टडीज, है ना, दो हो गए यहाँ पे, लिख लीजिएगा। ओल्ड हो गया, हाउस वाइफ से किन पे किन्हें किन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन बनता है लेबर फोर्स के बारे में, अगर आप लिख रहे हैं अपने पॉइंट बनाकर, ये सब पॉइंटर्स अगर आप लिख देते हैं, तो ये चीज बहुत सही रहेगा, है ना। वो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आज स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा है और अच्छा टॉपिक लिखा है। ठीक है, तो टीचर आपके पास मार्क्स ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा आपको। हाउस वाइफ, अंडर गोइंग स्टडीज, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग को भी लेबर फोर्स में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, और अब आगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितने लोग लेबर है, फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए कि 40% पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन देखिए रेशियो जो होता है लेबर फोर्स का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टोटल पॉपुलेशन जो है, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का एकदम सीधा सीधा इसका मतलब डायरेक्ट क्या कहा जाता है, लेबर फोर्स होता क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR का मतलब क्या होगा, LF बाई टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। जैसे 16 से 64 के बीच में जितने भी लोग हैं, इस एज ऑफ पॉपुलेशन इंटू 100, तो ये आपका निकल कर आएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये फॉर्मूला इसे याद रखिएगा, ये एकदम फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम इसको याद रखना है, एकदम याद रखना है इसको। ठीक है, एकदम पीला पीला कर दिया हम इसको, एकदम पीला पीला कर दिए। अब पीला का मतलब वो नहीं, चलो आगे है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, जहां पर 2011-12, ठीक है, अगर आप डेटा देखा जाए 11-12 में, तो एक चीज नोट कीजिएगा यहाँ पे,
2011 और 12 2011-12 में जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55.9% था। ये फॉर्मूला से, जो कि अभी मेरे पास एक है 17-18 में जो है ये आकर सीधा चला आया है 49.8%। 49.8%, यानी हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो घट रहा है ना। और घट रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जो है धीरे धीरे जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घट रहा है, यानी लेबर सप्लाई भी धीरे धीरे घटेगा, है ना। एक चिंता का विषय है हमारे देश के लिए कि ये घट क्यों रहा है ना। घट रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारे बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, ये सब चीज हल्का हल्का जो है इंक्रीज, हल्का हल्का बस इंक्रीज हो रहा है ना। किसी किसी कंट्री में तो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे देख सकते हैं कि मेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 56% है, और 23% जो है रेशियो में आप देख सकते हैं कि वो फीमेल्स, यानी पूरा जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट है उसमें 56% जो है वो मेल है, और 23% जो है फीमेल्स है। बाकी 1% जो भी उसमें पॉइंट मतलब होगा दशमलव में जो भी चीज है उस तरीके से होता है। 55% ऑफ जो गांव के जो है मेल्स है, और 56% जो है वहाँ पे अर्बन है। मतलब ये जो 56 पूरा जो है उसमें जो 55% जो है 56 का जो परसेंटेज है वहां पे देखिए, यहाँ पे जो है गांव में रहने वाले जो भी मेल्स है या रूरल मेल्स है और अर्बन मेल्स है, ये सब डेटा की बात है, ठीक है। एनएसएसओ का जो है डेटा है, इसमें ये काफी मतलब फैक्चुअल डेटा होता है, ये मतलब गवर्नमेंट का डेटा है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर फीमेल में अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो डेटा इट्स ऑल अबाउट डेटा। यहाँ पे जितना भी ये सारे टॉपिक्स में डेटा बहुत काम करता है, इसलिए आपको डेटा एकदम याद रखना पड़ेगा। आगे बहुत सारा चार्ट वार्ट भी मिलने वाला है, ठीक है, और डायग्राम भी मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग वर्क फोर्स के बारे में, है ना। वर्क फोर्स के बारे में, द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट द पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्क फोर्स, है ना। वर्क फोर्स की जहां तक बात है, तो जो नंबर है वो एक्चुअली एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसे कहा जाता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स जो है वो एक्चुअली जो भी एम्प्लॉयड है, इट इंक्लूड्स ऑल पर्सन हु हैव एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जो है उन्हें जो है सीधा वर्क फोर्स कंसीडर कहता है। यानी कौन सा, ये देखो फॉर्मूला, अनएम्प्लॉयड पर्सन लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। लेबर फोर्स क्या था, मैंने बताया था स्टार्टिंग में 6-4 वाला कॉन्सेप्ट, 10 थे, 10 में से 10 थे लेबर फोर्स, है ना, ठीक है। और उसमें से जो है अगर आपको अनएम्प्लॉयड पर्सन का निकालना है, अनएम्प्लॉयड पर्सन का निकालते हैं वर्क फोर्स को माइनस करते हैं यार, 6, तो यहाँ पे आएंगे अनएम्प्लॉयड पर्सन, है ना। ऊपर में होगा, देखिए यहाँ पर था ना ये कॉन्सेप्ट, ये थे कौन, एम्प्लॉयड पर्सन जो बताए थे आपको, ये थे अनएम्प्लॉयड पर्सन, ये था हमारा लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स में से जब हम एम्प्लॉयड को हटाते हैं तो हमारा अनएम्प्लॉयड पीपल का डेटा आता है। अगर आपको वर्क फोर्स निकालना होगा तो इसमें से अनएम्प्लॉयड पर्सन को हटा, पीपल को मतलब माइनस कर देंगे आप, तो यहाँ पर निकलेगा एम्प्लॉयड पर्सन जो कि वर्क फोर्स है। वर्क फोर्स का मतलब ही होता है यही, ठीक है। तो इसलिए चीजों को मैसअप नहीं किया कि वर्क फोर्स और लेबर फोर्स सब मिला दिए, ठीक है। याद रखिएगा, वर्क फोर्स का मतलब हो गया एम्प्लॉयड पीपल, और लेबर फोर्स का मतलब हो गया पूरा एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ठीक है, तब वो लेबर फोर्स हुआ। और वर्क फोर्स का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एम्प्लॉयड पीपल, बाकी जो बचे यहाँ पे वो अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। चलिए अब आगे हम जब देखते हैं वर्क पॉपुलेशन रेशियो, वर्क पॉपुलेशन रेशियो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे वर्क पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। वर्क पॉपुलेशन रेशियो एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एनालाइज करना है, एनालाइज कराता है कि एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या है। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसका वर्क पॉपुलेशन कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया बाय पॉपुलेशन, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इट बाई, या फिर जो भी 100 के मतलब से इंटू करने के बाद जो है वहां पे निकाला था, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर हैं उसके वर्कर यहाँ पे हो गए वर्कर, फिर जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको करके और फिर उसके बाद जो है 100 से इंटू करेंगे तो आपका वर्क पॉपुलेशन रेशियो है कैसे। और यहाँ पर ये आएगा वर्क पॉपुलेशन रेशियो, क्योंकि ये इसे क्या मतलब, इसका निकालने का मकसद क्या होता है कि मतलब बस सीधा का सीधा यही पूछेगा, तो आप लिखिएगा कि knowing the proportion of population that is actively contributing या participating in the production of goods and services of a country, यानी कि एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन होता है, जो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, वो पता करने के लिए कि कितना पॉपुलेशन जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन वर्कर है कौन नहीं है, इसके लिए जो है हम वर्क पॉपुलेशन रेशियो को निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका सीधा सा मतलब है, अगर रेशियो हाई रहा तो इसका मतलब सीधा का सीधा मतलब यही है
सीधा का सीधा मतलब यही है कि जो कि अगर रेशियो हाई रहता है तो इसका मतलब यही कि जो पॉपुलेशन में की अच्छी पॉपुलेशन, अच्छी जनता जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है कंट्रीब्यूट करी, लेकिन अगर लो रहता है तो इसका मतलब कम लोग जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे भी हमारी सोसाइटी का स्टेटस पता चलता है और वर्किंग कंडीशन जो है इनसे भी एनालाइज होता है। ठीक है, वर्क पॉपुलेशन रेशियो के बारे में जब हम आगे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, वर्क पॉपुलेशन रेशियो के बारे में जब हम आगे देखते हैं तो ये 2015-16 का डेटा है। 2015-16 का डेटा है, उसमें WPR जो था हमारा वर्क पॉपुलेशन रेशियो का था, वो इंडिया का था, वो 47.8% था। 47.8% था। ठीक है, इंडिया का वर्क पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं क्या कि वर्क पब्लिक, ये जो डेटा है ना, ये चार्ट टेबल वाला है, इसे याद करना, याद कर लीजिएगा अच्छे से। 2011-12 का डेटा वर्क पॉपुलेशन रेशियो। रूरल में कितना है? मेन का 54.3, 24.8 वेमेन का है रूरल में। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये पूरा गांवों की है और ये शहरी की है, शहर का है। ठीक है, ये पूरा टोटल है। ठीक है, तो ध्यान से जो इन सब चीजों को नोट कर लीजिएगा। ये सब चार्ट का जब आप बना देते हैं वहां पे, जब भी आप डिफाइन करते हैं वर्क फोर्स को या वर्कर्स को या जो भी आप वर्क पॉपुलेशन रेशियो के बारे में जब भी आप लिखते हैं पॉइंटर्स में, अगर आप यहाँ से इस चीज को आप कर देते हैं तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो यार, कॉपी में टीचर जो होता है ना वो डिफरेंस करता है, और इतनी सारी कॉपीज होती है उसके बीच में आपका कॉपी, आखिर आपका टीचर आपकी कॉपी क्यों पढ़ेगा इतनी गौर से? क्योंकि बाकी लोग बस लाइन बाय लाइन लिख दिए होंगे, देख कर लिखेंगे, खुद का लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो लिख देंगे। लेकिन आप जब डेटा बनाएंगे तो फिर वो एक सेकंड पेज पे खोलकर रुकेगा, देखेगा अरे यार ये डेटा बनाया अच्छे से, इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर है। कहने का सेंस ये होता है एग्जामिनेशन लिखने का कि टीचर जो होता है वो एकदम छोटा बच्चा होता है। तुम्हें उन्हें पूरा चीज समझाना पड़ता है कि आखिर कैसे क्या होता है। वो सीधा कुछ नहीं जानता, वो नहीं जानता वर्क पॉपुलेशन रेशियो क्या है। तुम उसका जैसे डेफिनेशन लिखे, सब चीज डिफाइन किए, क्या होता है उसका फॉर्मूला लिखे, कैसे होता है, कुछ पॉइंटर्स लिखे, फिर उसके बाद ये जब डेटा आप डाल दिए आप वहां पे, तो फिर वो समझ गया पूरे अच्छे तरीके से कि आखिर जो है इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। 11-12 में जो डेटा हम जो 15-16 में 47.8% बताए हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है 2011-12 का डेटा से जो है 38.6% जो है, यानी 100 लोगों में जो है 38 लोग, 38 लोग जो है इंडिया में वो वर्कर थे। वही 15-16 में बढ़कर जो है 48 हो गए लगभग लगभग देखा जाए तो। ठीक है, तो ये डेटा थोड़ा सा न्यू भी हो गया, आपके पास आ भी गया। ठीक है, और फिर जो है बहुत सारी सब कंक्लूजन निकल आता है, बहुत सारा में कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इसके कारण बढ़ रही है, इसी कारण से जो है अभी भी मतलब वो बढ़ रहा है, एजुकेशन लेवल भी बढ़ा है। ठीक है, हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ मेल वर्कर, अब यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेल वर्कर ज्यादा है, फीमेल वर्कर कम है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं ना कि यहाँ पे आप एक चीज क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस डेटा से क्या आप निकाल सकते हैं कंक्लूजन, सबसे बड़ा चीज जो है कि जो गांवों में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा एक्टिव है वर्कर्स में। ठीक है, लेकिन शहरों में बहुत कम है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो गांवों में जो महिलाएं हैं जो खेतों में काम करती हैं, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर का काम आता है, और बहुत सारी हमारे देश की आधी ज्यादा जनता जो है वो एग्रीकल्चर में मतलब है। अब देखेंगे बहुत सारे गांव में आप जाएंगे या ट्रेन से जाते रहेंगे तो गांव से जब जाएगा तो देखेंगे कि पानी में जो है वो जो महिलाएं हैं वो खड़े होकर धान की रोपाई करते रहती हैं, कभी कुछ करते रहती है, कभी कुछ करते रहती है ना। तो वहां पर जो है वो लोग अपना अर्न करते हैं लाइवलीहुड वहां से। ठीक है, कोई भी अगर दूसरे के खेत में छोटी मोटी है तो वो जाकर किसी बड़े जमींदार के यहाँ काम करती हैं। तो गांवों में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा काम करती है कंपेयर टू शहर। शहरों में शुरू से एक रिडिकुलस सोच चलता आ रहा है कि यार उनको पर्दे में रखा जाए, उनको एक रूम में रखा जाए, बस उनको किचन तक सीमित किया जाए। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट जो है सीधा सीधा यहाँ पर पड़ रहा है। देखिए, इन सब चीजों का इम्पैक्ट जो है एकदम सीधा सीधा यहाँ पर पड़ रहा है। यहाँ पे जो डेटा जो है या जो कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 24.8 है यहाँ पे हमारा जो विमेन का जो है आबादी रूरल में है, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, और 14.7 जो है वो अर्बन में है। यानी किसी का मान लो बहुत सारी ऐसी मतलब आसपास देखते हैं कि लोग पढ़ाई की, अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनका, लेकिन फिर भी उनकी शादी कर दी जाती है, उन्हें घर में बंद कर दिया जाता है, या जॉब पे उन्हें नहीं मतलब जाने दिया जाता, काम करने नहीं दिया जाता है ना। तो इट इज क्लियर यहाँ तक कि आखिर क्यों है ऐसा, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ भैया। चलो ठीक है। चलो, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने बताया था आप लोग को, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है ना। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ पर्सन टू अर्न अ लिविंग, दिस मींस अर्न अ लिविंग। ठीक है, और फिर जो है क्या है, और यहाँ पे जो देखिए, इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच अ पर्सन अर्न्स इनकम और मींस ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से कहा जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया। एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से कहा जा सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या कहा जा सकता है कि सबसे पहले बात,
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। देखो सीधा सीधा कहने का मतलब यहाँ पर देखो आप दिख रहा होगा, एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज, है ना, यानी ओन रिसोर्स। और इसमें एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स हिज लेबर एंड अर्न वेजेस टू रिटर्न। अगर आपके पापा किसी अपना दुकान चलाते हैं या कहीं भी कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो वो किस में आएंगे, सेल्फ में आएंगे कि वेज में आएंगे, वो आएंगे सेल्फ में। क्योंकि वो अपना मतलब रिसोर्स लगा रहे हैं ना, अपनी अपना कुर्सी खरीदे वो वहां बैठे हुए हैं, अपना वो काउंटर बनवाए हैं वहां पे बैठे हुए हैं, दुकान है किसी की वहां पे बैठे हुए हैं, अपना रिसोर्स लगा रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, मुझे भी अगर मैं अर्न करता हूँ, अगर मुझे क्रैकेट से मान लो कुछ मिलता है, ऐसा मिला नहीं है, समझना मत कि बहुत अमीर आदमी है, बहुत गरीब आदमी है मैडम, है ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे, देखो हम अपना पेन से क्रैकेट का पेन से लिए हम यहाँ से पढ़ाए, अब अपना फोन से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, हमें कोई यहाँ पर रखा नहीं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन भाई अगर हम गवर्नमेंट की जगह हम काम कर रहे होते हैं और हम ऐसे ही हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते और उसके लिए मुझे 45,000 40,000 रुपए मुझे मंथली सैलरी मिलता, तो वो काउंट होता वेज एम्प्लॉयमेंट में। यानी हम अपना लेबर, हम अपना खून जला रहे हैं, हम अपना लेबर जो है सेल कर रहे हैं और उसके बदले में मुझे मंथली रिटर्न मिल रहा है वेजेस में, तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट में आता है। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया सबको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ का मतलब ही होता है खुद, और वेज मतलब होता है कि बाहर से मतलब जिसको मिलता है। ठीक है, चलिए, तो और देखिए वेज, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई भी अगर कुछ भी उस तरीके से लिखना होगा, तो मतलब आप यहाँ पर ये जो टॉपिक है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम थोड़ा सा मतलब जानेंगे क्या पे है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो है एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज, सीधा सीधा लिखा हुआ ये सब, इसमें कुछ कहना नहीं है। 52% ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। 52% ऑफ वर्क फोर्स ऑफ इंडिया, 52% जो हमारा वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स कौन, एम्प्लॉयड की अनएम्प्लॉयड या लेबर फोर्स, बताओ बताओ, वर्क फोर्स का मतलब क्या बताएं। एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड, वेल डन वेल डन वेल डन, एम्प्लॉयड है ना, एम्प्लॉयड यानी कि जो हमारी 100% जो भी एम्प्लॉय मतलब वर्कफोर्स होगा, जो भी हमारा एम्प्लॉयड पर्सन जो भी इंडिया में है, जैसे कि मान लो 52 को 50%, मान लो 10 लोग जो एम्प्लॉयड हैं, तो उसमें से 5% जो लोग है, 5 लोग है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, एकदम क्लियर, ऐसा ही। ठीक है, तो उस तरीके से जो है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन मेक यूज ओन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 चीज जो है आप समझ रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है 4 चीज जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगता है टू मेक अ लिविंग। इसका एग्जांपल दे सकते हैं शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, जो बताए थे मैंने कि जो दुकान खोलकर बैठ बैठ अपना सामान लगाते हैं, सब चीज करते हैं, वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आता है। और वैसे ही जब वेज एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब कहता है एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स हिज लेबर, जो बताया खून जलाता है, अपना काम करता है, अर्न वेजेस इन रिटर्न इज नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। अब ये मत समझना कि अब रिक्शा वाला रिक्शा खींचता है, अपना पसीना पोंछता है, उसको पैसा मिलता है तो वेज एम्प्लॉयमेंट में आता है, वो सब मत समझ लेना यार, वो भी समझो एक तरीके से वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। वेज एम्प्लॉयमेंट ये नहीं, वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, वर्कर इज नोन एज एम्प्लॉय और हायर्ड वर्कर, बायर ऑफ लेबर इज टर्म्ड एज एम्प्लॉय। जो बताए थे ना रोहित भैया वाला बात, कि भैया हमको बोले मान लो हमको पैसा देते भैया कि 200 रुपया पर क्लास तुम्हें लेना है और मुझे ये करते, ठीक है, तब अब हम बैठ के हम रिक्शा चलाएंगे, तो मान लो रिक्शा यहाँ से हम उसको, मान लो यहाँ से हम पहुंचाए उसको लंका, मतलब लंका से हम 80 पहुंचा दिए, हमको 20 रुपया कोई अगर दे दिया या दे दी जो कोई भी है, ठीक है, तो फिर हम अपने आप को एम्प्लॉय मान लेंगे, ऐसा थोड़ी है। मतलब जो हायर्ड वर्कर होता है जिसको कोई एम्प्लॉयर रखता है, रिक्शा वाला तो खुद से रिक्शा चलाता है ना, वो अपना रिक्शा लगाता है, उसमें टायर खराब होता है तो खुद से बनवाता है, अपना पैसा लगाता है ना, तब वो कुछ अपना अर्न लिव मतलब लिविंग अर्न करता है। ठीक है, तो वेज एम्प्लॉयमेंट और उसमें जो है यही एक है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक डॉक्टर जो है, ठीक है, ये यहाँ पे देख सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर देखो, वर्कर इसमें जो है नहीं होता है, सिंपल अपोजिट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप उसमें होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें लेबर सर्विस देकर जो है रिटर्न में मतलब वेज मिलता है। ठीक है, अब डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर एक ऐसा होता है कि एक अपना क्लिनिक में बैठता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन डॉक्टर जो किसी हॉस्पिटल के थ्रू अगर वो अर्न करता है, किसी हॉस्पिटल में काम करता है, तो इट इज कंसिडर एज वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि बहुत सारे डॉक्टर्स आप ऐसे देखे होंगे जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं, मान लो यहाँ पर बीएचयू गोल बनारस में है, यहाँ पे सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, और जो पटना में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे पीएमसीएच है ना, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ठीक है, बहुत सब जगह है, मतलब हॉस्पिटल है हर जगह पे। तो कोई अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं भी मतलब डॉक्टर बैठते हैं और वहां पे वो अपना मतलब वहां से कुछ उन्हें अर्निंग मिलती है, जो भी मंथली मिलता है, जो भी मिलता है, तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन आप देखते हैं कि सुबह में वहां बैठ जाते हैं वो लोग,
और शाम में अपने घर के सामने एकदम हाथ पैर पोछ पाछ के एकदम खा के एकदम नाश्ता वास्ता करके एकदम बैठ जाते हैं एकदम स्टेथोस्कोप लेके एकदम। हाँ बताइए क्या दिक्कत है आपको? उनके कंपाउंडर साहब आपका पुर्जा बनाते हैं, फिर देते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, आप वो एकदम लिखते रहते हैं ना। तो वो जो डॉक्टर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपना कुर्सी लगाए हैं, वो अपना बिजली लगाए हैं, अपना रेंट दे रहे हैं रूम का, खुद का ये कर रहे हैं, तब वो अपना अर्न लीव कर मतलब कर रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और अगर वो वहां काम कर रहे हैं तो वेज एम्प्लॉयड, क्योंकि वो हायर किए गए, वहां भी कोई उनको हायर किया, कोई सीनियर होगा तो उनको जो एम्प्लॉयर होगा, जो वहाँ पे डायरेक्टर होगा उस हॉस्पिटल का, वो उनको हायर किया होगा। इजंट इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस भैया। क्लियर है सबको? चलो हाँ ठीक भैया। है। अब वेज एम्प्लॉयमेंट की, वेज एम्प्लॉयमेंट कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। फिर से हम ऊपर चलते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है, एक होते हैं हमारे रेगुलर वर्कर्स और एक होते हैं हमारे कैजुअल वर्कर, ठीक है। रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर, यहाँ पे देखिए, वर्कर एंगेज बाय समवन एंड इज पेड वेज ऑन रेगुलर बेसिस। यानी कोई अगर जो है किसी के थ्रू जो है वहां पे मतलब वर्कर जो है वो जाता है या मानी, और फिर उसे रेगुलर बेसिस पे पेमेंट मिलता है, तो रेगुलर कहलाता है वेज एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन बहुत सारे कैजुअल वर्कर भी होते हैं। कैजुअल वर्कर वो होते हैं कि पहले वो काम करे उसके बाद उसे पैसा मिलेगा, यानी जैसे दिहाड़ी मजदूर भी आप कह सकते हैं, है ना, कि जो है मतलब डेली पैसा मिलता है, डेली अनाज मिलता है, जो भी कुछ है, वो कैजुअल में आते हैं। लेकिन किन्हें अगर इन्हें सैलरी मिल रही है एकदम परफेक्ट सैलरी, एकदम बढ़िया से एकदम जॉब, एकदम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एकदम आराम से चकाचक नौकरी, एकदम 50,000 रुपये आ रहा है, तो वो रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है उन्हें, तो वो जो कहलाता है वो रेगुलर वर्कर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों वेज एम्प्लॉयमेंट का ये टाइप है, याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ना, हम मिटा देते हैं, यहाँ पे देखिए देखिए, यहाँ पे रस्सी लगा हुआ है, इसका एकदम कनेक्शन है, सबका कनेक्शन है, कहीं ना कहीं टाका एकदम भिड़ा हुआ है ना। तो रेगुलर वर्कर क्या होता है? रेगुलर वर्कर व्हेन अ वर्कर एंगेज्ड बाय समवन और बाय एन एंटरप्राइज इज एंड इज पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, जो मैंने कहा था कि जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, है ना, सैलरीड एम्प्लॉय मतलब जो रेगुलर बेसिस पे जो है वो उन्हें वेजेस मिलता है, ठीक है, तो उन्हें रेगुलर वर्कर कहा जाता है, ठीक है। अब रेगुलर वर्कर में कुछ कुछ टॉपिक क्या होता है, कैसे उन्हें मतलब अलग करेंगे कैजुअल वर्कर से। वो जो है परमानेंट बेसिस पे हायर होते हैं, ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे पेंशन वगैरह, पीएफ वगैरह उन्हें मिलता है, ठीक है। और रेगुलर वर्कर्स जो है, ठीक है, जैसे हमारे प्रोफेसर हो गए, टीचर हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, ठीक है, ये सब जो लोग हो गए, और बहुत सारा उन्हें सिक्योरिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी रहती है, सब चीज रहता है, तो उन्हें जो है यानी उन्हें आसानी से आप बाहर नहीं कर सकते, बिना कोई वैलिड रीजन के आप उन्हें जॉब से उठाकर बाहर नहीं फेंक सकते हैं। तो वैसे वर्कर जो है हमारे वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर रेगुलर वर्कर पे आते हैं। जैसे नहीं बोलता है, जैसे मान लो आप लोग घर में सुनेंगे कोई भी सरकारी होगा, अच्छा परमानेंट नहीं हुआ है, तब तो दिक्कत है, तब तो अच्छा से नौकरी करना है बबुआ, है ना। परमानेंट एक बार हो जाओ तो पैसा भी अच्छा मिलेगा, आपकी कोई टेंशन नहीं रहेगा जिंदगी में। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कैजुअल वर्कर है, परमानेंट टेम्पोररी में है वो, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्हें रखा गया है, ठीक है, उन्हें कभी भी निकाला सकता है, काम खत्म होगा उन्हें निकाल के बाहर कर देंगे लोग। लेकिन जो परमानेंट होता है तो वो काम हो या नहीं हो, उसे सरकारी वाले एकदम बैठ के बोलेंगे तुम कुर्सी जो है मेरा तोड़ दो काहे नहीं, लेकिन तुम कुर्सी पे बैठे रहो, मंडे से फ्राइडे आओ, मंडे सैटरडे आओ, सुबह से एकदम 10 बजे से 6 बजे तक बैठो, एकदम बैठ के वहीं पे, काम नहीं तो बैठ के तुम लंचे करो 1 घंटा, लेकिन तुम बैठो, तुमको एकदम लगातार पेमेंट हम देंगे, है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो रेगुलर वर्कर्स होते हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। और ये जो जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो है मात्र 18% यानी 18% ऑफ इंडिया वर्क फोर्स जो है वो रेगुलर वर्कर्स है, ठीक है। रेगुलर वर्कर में सिर्फ वो नहीं आते हैं जो मतलब गवर्नमेंट में होते हैं, वो नहीं आते हैं, मेरा कहने का मतलब है वो मत समझिएगा, हम एग्जांपल दे रहे हैं। प्राइवेट में भी जो लोग रेगुलर उन्हें वेज मिलता है, परमानेंट बेसिस पे हैं वो लोग, काम करते हैं, तो वो भी रेगुलर एम्प्लॉयज, रेगुलर वर्कर्स में आते हैं, ठीक है। अब इसका अपोजिट होता है कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर में वर्कर्स हु हैव कैजुअली इंगेज्ड एंड इन रिटर्न गेट रिम्यूनरेशन द वर्क डन, है ना, जब काम हो जाएगा तो आपको जो है पैसा मिलेगा, ठीक है। कैजुअल वर्कर जो उन्हें परमानेंट बेसिस पे नहीं मिलता है, ठीक है, उनके पास रेगुलर इनकम नहीं होता है, प्रोटेक्शन नहीं होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट कोई भी लॉ के थ्रू प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है ना, सोशल बेनिफिट नहीं मिलता। अगर मान लो इनको हटा दिया तो कोई भी आके हल्ला नहीं कर सकता, कोई भी धरना नहीं दे सकता कि हटा दिया हटा दिया हटा दिया, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर सैलरीड पर्सन है उसको कोई हटा दिया तो एकदम तुरंत ट्रेड यूनियन आ जाएगी, जो भी है मतलब वो सब आ जाएगी सपोर्ट करने के लिए, फेडरेशन आ जाएगा, एसोसिएशन। आपने क्यों हटाया रेगुलर एम्प्लॉय को, बिना रीजन क्यों हटाया? पॉलिटिक्स करते हैं आप, ठीक है। तो वैसे जो है रेगुलर वर्कर को आप नहीं हटा सकते। अगर कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जो भी गवर्नमेंट में प्राइवेट में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट है कि आप रेगुलर हो गए, ये सब बिना कोई वैलिड रीजन आपको नहीं हटा सकता है, वो सिक्योरिटी है। लेकिन अगर मान लो कैजुअल वर्कर, मान लो कोई काम नहीं कर रहा है, कॉलर पकड़ के उठाया बाहर कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए कैजुअल वर्कर है, ठीक है, उसका रेगुलर इनकम नहीं होता, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं बोल सकता है वो, बहुत ज्यादा होगा तो हाथ पर मार सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं, या मारी खा के आ सकता है।
ठीक है। कैजुअल वर्कर अकाउंट फॉर 30% ऑफ इंडिया वर्कफोर्स। इंडिया का जो वर्कफोर्स है, जो भी लोग इंप्लॉयड है, उसमें से 30% जो है वो कहा जाता है कि वो जो है इंडिया वर्कफोर्स इसमें, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज, देखिए परसेंटेज, देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है ना, ये देखिए एकदम याद रखिए इसको, ये इस टेबल को याद रखिए इसको, 52 18 30 है ना, 52 18 और 30, इसको याद रखिए। ये देखिए, ये जितना 48%, इसको जोड़ के ये दोनों को जोड़ के 48 होगा, तो क्या होगा, वेज इंप्लॉयमेंट होगा। वेज इंप्लॉयमेंट में दो पार्ट है वेज इंप्लॉयमेंट के, डब्ल्यू वेज इंप्लॉयमेंट के। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ, है ना, 52% का हुआ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 52% का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। और ये वेज इंप्लॉयमेंट होगा, है ना, ये वेज इंप्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ तक इस तरीके से यहाँ पर चीजें हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये सब चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 11 12 पे बेसिस पे ये चार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं मेल और फीमेल में, यानी जो हमारे वर्कर्स हैं, है ना, जो मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, वर्कर एज अ वर्कर अपने आप बताते हैं, जो 16 से 64 के अंदर है, हाउस वाइफ नहीं है, अंडर गोइंग स्टडीज नहीं है, ओल्ड नहीं है, काम करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और मतलब उन्हें काम मिला हुआ है, मतलब उन्हें वो काम कर सकते हैं, वर्कर जो भी जितना है, ठीक है। उसमें से जो लोग अभी मतलब एम्प्लॉयड है, जो भी एम्प्लॉयड है, उनमें से आप देखिएगा तो मेल में जो है, आप देखिएगा 51% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। 51% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। कैजुअल वर्कर में अगर आप देखा जाए, वेज एम्प्लॉयमेंट में आइएगा तो कैजुअल वर्कर में 29% है, और फिर रेगुलर सैलरी में 20% है। वही फीमेल में जो है 56% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड इसलिए कहा था कि यहाँ पे मतलब पोर्शन कैसे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ता है, गाँवों में जो बताए थे महिलाएं ज्यादा खेतों में काम वाम करती हैं, ठीक है, वो खाना वाना बनाई, घर में बहुत सारा टाइम मिला उन्हें, तो फिर जाकर खेतों में काम, कृषि वाले, उन्हें कैश मिला तो मिला, पैसा मिला, फिर जो भी मिला उन्हें, जो भी कंसिडर किया जाता है उन्हें एज अ वर्कर, इसीलिए वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का फीमेल में बढ़ जाता है। और कैजुअल वर्कर में जो है वहां पर 31% है, ठीक है। और 13% जो रेगुलर सैलरी पर, जो बताया था मैंने कि जब शादी वादी भी लड़कियों की आती है, तो फिर उसके बाद जो अगर मान लो कहीं भी काम करते, बोलते हैं तुम काम मत करो, तुम घर में खाना बनाओ, तुम बच्चों को देखो, तुम फैमिली को देखो, ये देखो वो देखो, जो भी इंसान का सोच है उसके अकॉर्डिंग जो है अभी ऐसा रखा जाता है। इसी कारण से जो फीमेल और मेल में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज इन दोनों में इतना बड़ा 7% का गैप देखा जाता है। समझ में आ गया सबको? समझ में आया सबको इतना तक? हाँ भैया। हाँ भैया। कोई भी वहां पे पूछेगा एग्जामिनेशन में केस, रीजन असर्शन बनाएगा कि आखिर क्यों कहा जाता है, तो उसमें आप रीजन, अगर कोई ऑप्शन रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं उस टाइप का सोच के कि हाँ मैंने बताया था उस तरीके का, ये वाली चीज है, इतना जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी, भले मुंह से लोग नहीं बोलते, बोलते हैं सबको बेटा बेटी एक समान मानते हैं। भाई जब बेटा बेटी आप एक समान मानते हो, तो बेटियों को आप आजादी क्यों नहीं देते भाई, बेटियों को कॉलेज जाने क्यों नहीं देते, जब बेटा बेटी एक समान मानते हो तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज है, इफेक्ट करती है। अभी का डेटा होगा तो शायद ये अलग हो, क्योंकि सोच बदली है, बहुत सारा ऐसा हुआ है, रेशियो भी बढ़ गया है, ठीक है। तो ये पुराना डेटा, इसलिए इस बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करें, लेकिन नया डेटा का जब भी आता है तो फिर उसका हम लोग उस तरीके से कर सकते हैं। आप पाई डायग्राम भी बना सकते हैं यहाँ पे, जैसा ये डायग्राम बना हुआ है, अगर आप एग्जाम में ये डायग्राम अगर आप बना देते हैं आप, तो उसके बाद तो एकदम समझिए, टीचर अगर नहीं चाहेंगे ना, अगर मान लो कुछ भी उनका मूड भी खराब होगा ना, तो एकदम उन्हें होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, अब रेगुलर सैलरीड जो है, मतलब अब रेगुलर सैलरीड में एक और यहाँ पे पॉइंट उठता है कि रेगुलर सैलरीड जो भी इंप्लॉइज हैं, जो भी ये रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, इन सबका रेशियो बाकी सबसे कम क्यों है? बाकी सबसे कम इसलिए है क्योंकि देखो सेल्फ एम्प्लॉयड में आप कुछ भी कर सकते हैं। कि अच्छा एक बात बताओ, गाँव में धान रोकने के लिए कुछ उतना बुद्धि लगाना पड़ता है? बता दें कि मिट्टी में ऐसे करके उंगली अंगूठा करके ऐसे करके पानी में घुसा के वहां पे जगह बना होगा, उसमें बस ऐसे करके बस दबा देना, ये ऐसा हो गया। अब जैसे मान लो मुझे अब उसे अब मान लो मुझे यहाँ पे क्लास देना है, तो मुझे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका फीचर देखना पड़ेगा, मुझे स्किल करना होगा, मुझे पेन घिसना पड़ेगा, हाथ से देखना होगा, चला चला कर एक बार डेमो करके देखना होगा, मतलब उसके लिए मुझे इतना स्किल, उतना लिटरेट होना पड़ेगा, है ना। तो ये डेटा जो है, कोई पूछेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या फिर बाकी सब एरियाज में इतना है, लेकिन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज का जो डेटा है या परसेंटेज है वो कम है, उसके पीछे रीजन यही है कि ये बहुत ज्यादा, या फिर जो भी है बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा ये इसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी, ये स्किल की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। ये स्किल मांगता है, कुशलता मांगता है, कार्य कुशलता मांगता है कि यार स्किल होना चाहिए, तभी आप ज्यादा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड बन सकते हैं। सबको नौकरी थोड़ी मिल जाएगा, बेवकूफों को नौकरी मिल जाएगी। जो लोग सक्षम है, जो लोग स्किल्ड हैं, जो लोग मतलब अच्छे से मतलब वो अपने आप को मतलब काबिल बनाए, मतलब निपुण बनाए उस तरीके से, और उनकी लिटरेसी का जो उनका लेवल है वो
ज्यादा है और हायर लेवल पे है, तो फिर तो उन्हें ऐसा जॉब मिलता है। ठीक है, तब उन्हें रेगुलर सैलरी में रखा जाता है, क्योंकि उसे रेगुलर सैलरी, जब उसे रेगुलर सैलरी मिली तो उसका रेगुलर आउटकम भी मिलना चाहिए। और रेगुलर आउटकम वही दे सकता है इंसान एज अ कांस्टेंट बेसिस पे, जबकि उसके अंदर स्किल हो और वो हायर लेवल पे लिटरेट हो, इलिटरेट नहीं लिटरेट यानी पढ़ा लिखा हो। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर देखिए कि रीजन के अकॉर्डिंग जो है कैसे बढ़ा जाता है। रीजन, रीजन देखिए यहाँ पे, अब पहले था क्या, जेंडर पे था, है ना, पहले जेंडर पे था, महिलाएं पुरुष, मेल फीमेल। अब इसके बाद जो है यहाँ पे अब क्या कहा जाता है कि अर्बन और रूरल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड में आप देखिए यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड इसीलिए है क्योंकि आप देखिएगा ये शहर हो गया, ये शहर का डेटा है, ये शहर है, ये गांव है। अब इसमें डेटा में आप देखिए यहाँ पे 43% का ये बता रहा है और 56 सेल्फ एम्प्लॉयड में बता रहा है। क्यों बता रहा है, रीजन आपको पता है, रीजन पता हो, क्योंकि केस स्टडी में क्वेश्चन आता है और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है। रीजन पता है ना कि अर्बन में जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कम है, ठीक है, लेकिन रूरल में ज्यादा है, क्योंकि रूरल में एग्रीकल्चर एक जो बेसिक जो सोर्स है हमारा वो एग्रीकल्चर ज्यादा है। ठीक है, वहां पे लोग सपोर्ट, वहां पे महिलाएं भी ज्यादा इन्वॉल्व है। इसी कारण से जो है सेल्फ एम्प्लॉयड का परसेंटेज यहाँ पर बढ़ जाता है कंपेयर टू अर्बन। सीधा कंपैरिजन किया जाएगा यहाँ पे कि क्यों यहाँ पे 13% का परसेंटेज बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप वो रीजन दे सकते हैं कि वहां पर एग्रीकल्चर होता है, वहां पे फीमेल ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है कंपेयर टू इधर, यहाँ पर उस तरीके से नहीं मतलब कुछ क्या आता है फीमेल्स को, तो उस तरीके से। कैजुअल वर्कर, कैजुअल वर्कर जो है वहां पर जो आप जहां तक आप देखिएगा यहाँ पे कि 20% का यहाँ पे मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पे 15% है और फिर यहाँ पे 35% है। तो इसका रीजन आप क्या देंगे कैजुअल वर्कर में, कैजुअल वर्कर बताए थे कौन सा, कि जो कि मतलब बिना मतलब काम करेंगे तो आपको मिलेगा बाद में, ऐसा नहीं है। तो देखिए 15% गाँवों में कम, मतलब शहरों में कम, इसीलिए इतना कम है क्योंकि शहरों में ज्यादा स्किल वाले लोग रहते हैं, ज्यादा लिटरेट मतलब लोग रहते हैं वहाँ पे, और गाँव में इलिटरेट लोग ज्यादा रहते हैं, है ना। और मतलब जो लोग काम पे भी रखते हैं किसी को, तो शहरों में एक चीज क्या होता है ना कि उतना जरूरी नहीं पड़ता, आप रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड ज्यादा है, ठीक है, और वहां पर जो है कम है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि शहर के लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग, जो स्किल वाले लोग हैं, एक मतलब एक कोई भी काम पे रखता है तो उन्हें भरोसा रहता है कि यार चलो मुझे मैंने काम दिया तो ये कर लेगा, है ना। जैसे रथ भैया यहाँ पे देखने के लिए नहीं आ रहे, वो हेड है, वो मालिक है, जो मैथ क्लास लेते हैं आप लोग का भैया, वो हम लोग के हेड है। ठीक है, अब वो ये नहीं देखने आ रहे कि निश्चित क्या कर रहा है क्लास में, वो मैं जानता हूँ कि मैं स्किल हूँ, मुझे पता है और उनमें भरोसा है कि मैं कर दूंगा, इसलिए मुझे वो देखने नहीं आ रहे हैं। ये नहीं कहना कि मुझे कह दे कि ठीक है मैं तुम्हें पेमेंट करता हूँ तुम क्लास ले लेना, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं गांव में कुछ ऐसा मतलब काम कर रहा होता जिसमें स्किल की जरूरत नहीं है, तो फिर वहां पर थोड़ा सिक्योरिटी का केस फंस जाता है। तो इसीलिए गांवों में ज्यादा कैजुअल वर्कर पाए जाते हैं। पहले तुम काम करो, तुम पहले पूरा ये पूरा खेत को जोत दो, ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसके बाद मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा शाम में। तुम दिन भर में यहाँ से लेके वहां तक पूरा मेरा एकदम बैल चला दो पूरा, ठीक है, उसके बाद मैं काम कर दूंगा। वही शहरों में बहुत कम होता है कैजुअल वर्कर, जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, उतना कम। और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड जो गाँव में बहुत कम होता है। गांव में इसके पीछे रीजन क्या है, इतना बड़ा रीजन होने के पीछे, इतना बड़ा के पीछे 33% का जो गैप है वो क्यों आया है अर्बन और इसमें रेगुलर सैलरी में। गाँव में देखिए कि आप कितना बैंक देखते हैं, आप गाँव में कितना देखते हैं डेवलपमेंट, कितनी फाइनेंशियल कंपनीज है, कौन सा आप देखें, आप मतलब आदित्य बिरला का आप देखे वहां पे मतलब शोरूम देख, मतलब शोरूम बड़ा हेडक्वार्टर देखे किसी भी गांव में, आप कहीं पे देखे हैं कि बैंक का मतलब एसबीआई का हेडक्वार्टर बना हुआ है बिहार का एकदम गांव में, यूपी के एकदम छोटे से गांव में एकदम रिमोट एरिया में बना हुआ है, ऐसा कभी देखे नहीं, देखे ना कभी भी। तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड गांव में नहीं होते ज्यादा। ठीक है, गांव से जो लोग माइग्रेट करते हैं तो वो सब शहरों में ज्यादा आ जाते हैं। इसी कारण से ये एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि लोग शहरों में ज्यादा चले आते हैं वहां से, इसी कारण से जो है यहाँ पर ये बढ़ जाता है। ठीक है, इसे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, और शहरों में ज्यादा लोग स्किलफुल है, यहाँ पर ज्यादा मतलब रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। ठीक है, इसी कारण से लिटरेसी भी हाई, स्कूल है कॉलेज है जहाँ पे ज्यादा है, तो ज्यादा रीच करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे और शहर तभी तो डेवलप हुआ है इन सभी रीजन से। तो डेवलप हुआ है तो वहाँ पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड की संख्या ज्यादा है। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, जहाँ पर सुख सुविधा ज्यादा है वो ऑलरेडी शहर ज्यादा, तो वहीं पर ही खुलेंगी। ठीक है, वहीं पर खुलेंगे तो वहां पर लोग रहेंगे तो वहां पर रेगुलर सैलरीड इंप्लॉयज रहेंगे। और आप इसीलिए गांवों से कंपेयर करेंगे तो वहां पर एकदम खाली है, और वहां से बस भर भर के लोग आते हैं एकदम रेगुलर वाले, और मतलब जो भी है गांव में बस जाते हैं। कोई चाहता है अपने गांव के पास खेती करना, अपने पापा के पास, एक किसान का बेटा, किसान चाहता है अपने बेटे को मजदूर बनाना, वो पढ़ने के लिए जब बाहर भेज देता है तो उसका बेटा काम करेगा, जॉब लगेगा तो बाहर ही जाएगा ना।
अगर वो बीएचयू में पढ़ रहा है तो फिर उसको पता है कि उसका जॉब अगर दिल्ली रहेगा तो वो दिल्ली ही जाएगा ना, तो वो दिल्ली में काउंट हो जाएगा भाई। अर्बन वर्कर से वो वहां काम कर रहा है तो वहां काउंट हो जाएगा। इसलिए तो इन सब रीजंस की वजह से जो है यहाँ पर 33% का गैप आया है। ये 11-12 का रीजन वाइज डेटा है, इतना बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, 33% मतलब उस तरीके से। चलिए, तो आई होप इतना मतलब इनफ है, या फिर की और चला जाए कि और बाकी आगे देखा जाएगा कल, या जब भी क्लास होगी। इतना इनफ है, इतना तक सबको समझ में आ गया आखिर क्यों कैसे क्या है डेटा में ऊपर नीचे। हाँ भैया। आ, समझ में आ गया ना सबको? एक सेकंड रुको, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं यार, अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स फ्रेंड्स को बता देना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको बताना कि यहाँ पे क्लास व्लास चल रही। जो लोग नहीं जानते अभी भी ज्वाइन कराओ, क्योंकि बाद में अगर वो ज्वाइन करेंगे तो ये सब क्लासेस पेंडिंग हो जाएगी। अब सोचो, इमेजिन करो कोई बंदा मई में आ रहा है तो मई में क्या लाइव क्लास करेगा? वो पीछे वाला जाके देखते देखते उसका मई का एग्जाम आ जाएगा, सीयूसीईटी। इसलिए कोशिश करो और कहो लोग